हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू सेशंस लेकर आए हैं। बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, उसका आज हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, साथ के साथ फॉर्मूले भी कराएंगे। और किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। और ये हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है। इसी सिलेबस के हिसाब से हम वीडियो के अंदर क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहले हम यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो के अंदर फॉर्मूले भी साथ के साथ कराएंगे। बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? जब भी परसेंट की बात करें, परसेंट का मतलब होता है पर 100, इसका मतलब 20/100। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो आया 1/5। किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है x% ऑफ x इज 49 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x% ऑफ x 49 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x% ऑफ x का मतलब है x% यानी x/100 ऑफ मतलब यानी इंटू x। x% ऑफ x का मतलब ये होता है जो कि दे रखा हमें 49। क्या दे रखा है? 49 दे रखा है। अब यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² विच विल बी इक्वल टू, इस 100 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4900। कितना हो जाएगा? 4900। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, अंडर रूट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे 4900। और जब x की वैल्यू रूट से निकालेंगे तो 2 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, और 49 है यानी 7 × 7, तो 1 7 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आई कितनी? 7। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर 4। तो ये सही हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर सेम पिछली बार की तरह बस थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर दे रखा है 20% ऑफ x इक्वल है 30% ऑफ y के, और x y का रेशियो बताना है हमें। 20% ऑफ x इक्वल है 30% ऑफ y के, x y का रेशियो बताना है। इसका मतलब 20% ऑफ x का मतलब है 20/100 मल्टीप्लाई बाई x, ये इक्वल है किसके? 30% ऑफ y यानी 30/100 मल्टीप्लाई बाई y। ये दोनों इक्वल है। हमें एक्स वाई का रेशियो बताना है। एक्स वाई का रेशियो बताना है तो y को इधर की तरफ ले आते हैं, लेफ्ट साइड में। जब y को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x/y इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ 30/100 मल्टीप्लाई बाई, अभी जो 100 है उसे उधर ले जाते हैं। जब इसे उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 100। इस 20 को जब नीचे लेकर आएंगे तो ये नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, तो x/y कितना बचा सर? x/y बचा 3/2। 3/2 का क्या मतलब है सर? 3/2 का मतलब है 3:2। क्या? 3:2 या फिर 3:2? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, ये सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेम इसी तरीके से जैसा हमने ये वाला जो क्वेश्चन करा, सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर लग रहा है लॉक, इसका मतलब इसकी चाबी आपके पास है, इसका ताला आपको खुद खोलना है। मतलब आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट में जाकर बताना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्या फार्मूला है, इसको देख लीजिए। हो सकता है डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनकर आ जाए कि परसेंटेज इंक्रीज का क्या फार्मूला होता है और परसेंटेज डिक्रीज का क्या फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बताना 9% क्या होता है। 9% का मतलब होता है 9/100 विच विल बी इक्वल टू 0.09। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना 50% ऑफ 200 क्या होगा। 50% ऑफ 200 का मतलब 50% यानी 50/100 ऑफ 200। ये क्या होगा सर? 0 से 0 गया, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 यानी कि 100। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके अंदर बताना हमें ये चीज़ क्या लिखी हुई है, A/B प्रोपोर्शन C/D। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर A/B का मतलब है A/B, और प्रोपोर्शन साइन का मतलब है इक्वल टू, और C/D का मतलब है C/D।
कौन सा ऑप्शन है सर, ए अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना है कि हमें ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये जो लिखी हुई है ये वाली चीज़, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स है, डायरेक्ट है, कंपाउंड है या कंटिन्यूड है। तो पहले समझ लेते हैं इनवर्स और डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है अगर लिखा हुआ है एक्स इजकल टू वाई के, ये डायरेक्ट की इक्वेशन होती है। इसका मतलब है कि एक्स जब बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, क्या, एक्स जब बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा और वाई बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा। और इनडायरेक्ट यानी इनवर्स वाले का मतलब होता है एक्स इजकल टू के अपॉन वाई, ये इनवर्स के लिए होता है। इसका मतलब होता है अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा और y कम होगा तो x बढ़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इनवर्स का मतलब होता है y बढ़ेगा तो x कम होगा या x कम होगा तो y बढ़ेगा। इसके अंदर जो हमें बताना, क्या बताना है, इसके अंदर बताना है कौन सा प्रोपोर्शन है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। ये इनडायरेक्ट इनवर्स बता दिया मैंने। अब इसके अंदर ये दे रखा है हमें सर 5/10, तो सर ये इक्वल है 12/24 के। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/2 के बराबर। और 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, ये भी होगा 1/2। यानी कि कौन सा सर, ये डायरेक्ट है। क्यों, क्योंकि सर एक साइड बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो x/5 का मतलब है सर x/5 विच विल बी इक्वल टू 6/12। इसका मतलब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ये जो 5 है इसे उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 विच विल बी इक्वल टू 5/12। x की वैल्यू आएगी 5/12, 5/2, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2.5। 5/2 का मतलब है 2.5। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द सन। रेशियो दे रखा है हमें प्रेजेंट एज का फादर और सन की। तो हम किस तरीके से मानेंगे सर, प्रेजेंट एज को मान लेते हैं हम 7x फादर की, और रेशियो गिवन है तो रेशियो में इस तरीके से लेते हैं 7x फादर की हो गई सर, 2x किसकी होगी सर, सन की हो गई। इस तरीके से हम रेशियो के अंदर लेते हैं प्रेजेंट एज को। रेशियो हमें गिवन है 7/2, तो प्रेजेंट एज की बात करेंगे तो 7x/2x ले ली हमने, फादर और सन का रेशियो गिवन था। अब कह रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स देयर एजेस विल बी रेशियो ऑफ 9:4। 10 साल के बाद, दोनों की बात करें, दोनों के 10 साल के बाद, ठीक है सर, 10 साल के बाद यानी 10 को प्लस कर दिया, इक्वल टू इनका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/4। अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी और x की वैल्यू को बताना क्या हमें सर, बताना है फादर्स की एज क्या होगी, वो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 को इधर लेकर जाएंगे, जब 4 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x + 10 विच विल बी इक्वल टू, और 9 को इधर लेकर आएंगे यानी ऊपर ले जाएंगे इसे, तो 9 = 9 × 2x + 10। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसे सॉल्व करेंगे, जब 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28x + 4 10 जा 40 इज इक्वल टू, क्या होगा सर, ये वाला हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई करा, अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18x + 9 10 जा 19। अब इस x वाली टर्म को इधर ले आ रहे हैं, तो जब 28x में से 18x जाएगा तो बचेगा 10x, ठीक है सर, इज इक्वल टू 40 को उधर ले जा रहे हैं, तो 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा 50, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो सर x की वैल्यू जो निकल कर आई वो आई है 5। और फादर की जो प्रेजेंट एज है वो पूछी गई है, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या थी सर, 7x थी, तो 7 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5 से, क्या हो जाएगा सर 35 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है सर, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर बताना हमें a/b = c/d दे रखा है, तो बी सी क्या है, यहाँ पर एक्सट्रीम है, मीन्स है, इनर है, आउटर। तो ये जो बी सी है, ये जो बीच वाले हैं इन्हें हम मीन्स कहते हैं, क्या, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। ये बी सी जो है ये मीन्स कहलाते हैं। और ये जो ए डी होंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ए डी पूछ ली जाए तो ए डी क्या होता है सर, ए डी होते हैं एक्सट्रीम, क्या होते हैं एक्सट्रीम। जो ये बाहर वाले होते हैं ए डी, इन्हें एक्सट्रीम बोलते हैं, जो अंदर वाले बी सी हैं इन्हें बोलते हैं मीन्स। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिस्काउंट के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं,
हो सकता है कि डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनकर आ जाए एमसीक्यू का, तो इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अंदर जो क्वेश्चन बनकर आएगा वो इससे और इस फार्मूले से बनकर ज़्यादातर आते हैं। तो इन फार्मूलों को तो अच्छी तरीके से देख ही लीजिएगा, ऊपर वालों को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर, वो आएगा डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है, ये देखो डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है, दे रखा है मार्केट प्राइस ऑफ फैन दे रखा है $850 और जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 800 दे रखा है। हमें डिस्काउंट अलाउड बताना है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज अलाउड, यानी डिस्काउंट परसेंट बताना है हमें। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, उसे देख लेते हैं। वो होता है सर डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब हमें इसके अंदर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हमें पहले डिस्काउंट निकालना होगा, डिस्काउंट पता नहीं है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और मार्केट प्राइस सर हमें गिवन है कितने, 850 और सेलिंग प्राइस गिवन है 800। 850 में से 800 को माइनस करेंगे, यानी कि 850 में से जब 800 को माइनस करेंगे तो सर कितना निकल कर आएगा डिस्काउंट, सर डिस्काउंट निकल कर आएगा 50 रुपीज़। कितना आया सर, 50 रुपीज़ डिस्काउंट निकल कर आया। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ जगह नहीं है तो एक और पेज ऐड कर लेते हैं। अब डिस्काउंट परसेंट हमें जब निकालना है, डिस्काउंट निकल कर कितना आया सर, डिस्काउंट निकल कर आया कितना देख लेते हैं। डिस्काउंट निकल कर आया 50 और नीचे फॉर्मूले में था मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस गिवन है सर 850 इंटू 100, ये फार्मूला होता है। और जीरो से यहाँ पे जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 5 7 जा 35। इसका मतलब जो हमारे पास जो चीज़ बचकर आई है वो क्या आई है उसे देख लेते हैं। अब हमारे पास बचा है 100/17। कितना बचा है सर, 100/17। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 5/8 के आसपास आएगा। कितना, 5/8 के। किस ऑप्शन के अंदर है सर, ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है आंसर, तो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट फार्मूले के बिना हमें ये फार्मूले दे रखे हैं प्रॉफिट और लॉस के, इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इनके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं कि गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है। इस तरीके से फॉर्मूला आ सकते हैं। डायरेक्ट गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में कह रहे हैं परचेज ए ट्रेडर परचेज बाईसाइकिल फॉर ₹200, 2500 रुपये की जो बाईसाइकिल परचेज कर रहा है एक ट्रेडर, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस हमें, यानी कॉस्ट प्राइस दे रही है, परचेज कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें 2500 रुपये, यानी 2500 ये गिवन है। और जो सेल कर रहा है वो उसे कर रहा है 2700 रुपीज़ की। तो सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है सर, सेलिंग प्राइस गिवन है 2700। बताना क्या सर, बताना परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे इसके अंदर। तो प्रॉफिट होता है हमारा क्या, प्रॉफिट होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है सर, वो है 2700 माइनस 2500, जो इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट कितना आया सर, प्रॉफिट आ गया 200। प्रॉफिट के फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते थे, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट आया था ऊपर, प्रॉफिट हमारा निकल कितना आया सर 200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, कॉस्ट प्राइस थी हमारी कितनी देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है सर 2500 कॉस्ट प्राइस गिवन है इंटू 100, ये है फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 25 बन जाए 25 4 जा 100 होता है, तो कितना बचा सर 2 4 जा 8, तो 8% हमारा जो है प्रॉफिट परसेंट कितना आया सर, 8% आया। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, ओवरहेड एक्सपेंसेस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इसके अंदर भी। तो जब भी कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड एक्सपेंसेस गिवन है तो जो न्यू कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगी, जो टोटल कॉस्ट प्राइस जो निकल कर आती है वो
ओवरहेड एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट प्राइस को मिलाकर जो है कॉस्ट प्राइस निकलती है टोटल कॉस्ट प्राइस। जब भी ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड कर देंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस को। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास 2300 प्लस क्या कर देंगे सर ओवरहेड एक्सपेंसेस जो कि गिवन है हमारे पास 300। कितने गिवन है सर 300। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमारी निकल कर आई 2300 प्लस 300 यानी 2600। अब हमें प्रॉफिट भी गिवन है, निकालना सर प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का सर, वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमें दे रखा 260 रुपये और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी निकल कर आई है सर, वो निकल कर आई है 2600 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 26 बन जाए 26 और यहाँ से 1 आया। इसका मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकल कर आया सर वो निकल कर आया 10%। यही हमें फाइंड करना था प्रॉफिट परसेंट। कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला गिवन है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू डायरेक्ट बनकर आ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसे आप याद कर लेना। और कंपाउंडेड फार्मूला यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले हैं वो भी गिवन दे रखे हैं यहाँ पर, तो उन्हें देख लेते हैं। जब एनुअली बात करेंगे, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा, और हाफ ईयरली की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट एमसीक्यू बनकर आ सकता है। जब क्वार्टरली की बात करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और केस 4 के अंदर गिवन है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, 2%, 3% गिवन हो और फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। ऊपर वाले 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो याद रखना ही है। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट बतानी है। कितने पर सर 1500 रुपये पर, और 8% हमें दे रखा है 3 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। पी कितना दे रखा सर, पी दे रखा 1500 मल्टीप्लाई बाई आर दे रखा सर 8% मल्टीप्लाई बाई टाइम दे रखा सर 3 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 8 3 जा 24। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आएगा 360। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के हटाकर बाकी बची हुई चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर दे रखा है ए, ये एक सेट दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है सर, ये ए तो एक सेट दे रखा है, ये वाला तो ए सेट दे रखा है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको हटाकर सर क्या बचा, इसको हटाकर ये बचा। ये वाली जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, ये लिखी हुई है ए कॉम्प्लीमेंट, इसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो ए के एलिमेंट है। जो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, ये जो बाहर वाला है ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होता है सर, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को हटाकर जो बचा हुआ है उसे ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के, सेट ए में ये एलिमेंट दे रखे हैं 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में कितने दे रखे हैं सर, कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 0 हो जाएंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी सेट इज ए। एम्प्टी सेट क्या है पहले समझ लेते हैं। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट के अंदर आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो काउंटेड होते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, यानी कैन नॉट बी काउंटेड। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट के अंदर 0 एलिमेंट, यानी 0 एलिमेंट है तो हम गिन सकते हैं, यानी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि अंदर 0 एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट है। एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट नहीं होते, 0 एलिमेंट है, यानी 0 है, 0 को हम गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एम्प्टी सेट किसकी एग्जांपल है सर, ये फाइनाइट सेट की एग्जांपल है, अभी हमने देखा। क्यों, क्योंकि फाइनाइट सेट वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो एम्प्टी सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, वो 0 है, हमें पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने पावर सेट के अंदर, और ये सेट गिवन है, इस सेट के अंदर पावर ऑफ सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी हम फाइंड करते हैं पावर सेट के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n।
एन क्या है सर, जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो होता है एन, तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी कितनी सर, एन की वैल्यू हो जाएगी 3। जब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी वो हो जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताना हमें विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल, इसमें से कौन से जो 2 सेट्स इक्वल हैं सर, 1 2 1 ये तो इक्वल नहीं हो सकते, बी में दे रखा है 1,2 1 2 3 ये भी इक्वल नहीं हो सकते, और इसके अंदर दे रखा है 1 2 3 और 2 1 3 ये दोनों इक्वल हैं। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 1 2 3 इसके अंदर 2 1 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो दो सेट इक्वल होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और सेम एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमें Q कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, और हमें U एक यूनियन सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो Q कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे सर, Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है Q वाले एलिमेंट को हटा देना है। तो Q वाले एलिमेंट कौन कौन से, यूनियन सेट में से हमें यूनियन सेट में से Q वाले एलिमेंट को हटा देंगे तो हमारा Q कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ये चीज़ करनी है हमें। तो यूनियन सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट गिवन है और Q के अंदर हमें 6 और 7 गिवन है, तो 6 7 को जब हम हटा देंगे तो Q कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। सर इसमें से 6 और 7 को हटा देना, जो बचे हुए हैं ना ये सब हमारा Q कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है सर, 6 7 को हटा दिया, हमारा Q कॉम्प्लीमेंट निकल आया। हमें बताना क्या, हमें बताना P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है Q कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट है, अब ये 6 7 हटाने के बाद ये Q कॉम्प्लीमेंट बचा है, Q कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट है और P सेट के अंदर जो एलिमेंट है, उन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन एलिमेंट। तो P वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 5, और इसके अंदर भी 1 2 5 के गिवन है यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं, Q कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो इसके अंदर 1 2 5 ये तीनों एलिमेंट गिवन है, तो ये इसके अंदर कॉमन दे रखे, क्या दे रखे सर, 1 2 और 5 ये 3 एलिमेंट जो है कॉमन है Q कॉम्प्लीमेंट और P के अंदर। तो सर ये 1 2 5 किसके अंदर है सर, 1 2 5 तो सर P के अंदर है, इसका मतलब P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू P निकल कर आई है। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सर ए कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, वो होता है ए के इक्वल। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाली बात को याद रखना कि ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट होता है ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। दो सेट ए बी दे रखे, ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन्हें एक साथ रख दो। सर ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे सर, ए यूनियन बी का मतलब है दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन्हें एक साथ रख दो। इसके अंदर क्या है सर, 5 6 7 5 6 और 7, इसके अंदर 7 8 9 7 सर इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है। तो जब दो बार गिवन है एक कोई भी एलिमेंट हो तो उसे एक ही बार लिखेंगे, 5 6 7 और 8 9, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दिस सेट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज। इसके अंदर हमें सेट बताना किस तरीके से लिख सकते हैं। एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है सर, इवन सर 2 है और ये प्राइम नंबर ये, तो ये ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि ए हमें एक सेट दे रखा है, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इस ए सेट के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, 2 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का। सर 2 की पावर n क्या है सर, जो सेट गिवन है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है सर, 5 एलिमेंट गिवन है इस सेट के अंदर, तो 2 की पावर 5 रख देंगे n की जगह पर, तो 1 माइनस कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 2 की पावर 5 होता है 32 माइनस 1 जो कि इक्वल हो जाएगा 31 के। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम निकालने ए यूनियन बी के अंदर, तो उसका फॉर्मूला कौन सा होता है, तो उसका फॉर्मूला ऑप्शन ए के अंदर है, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, याद रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी निकालने हो ए यूनियन बी के अंदर तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हमें ए यूनियन बी के अंदर,
तो क्या फॉर्मूला था सर, जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है उसे लिखो सर, लिख दिया 115 के बने, जो बी के अंदर है उसे ऐड कर दो सर, बी के अंदर जो 326 है उसे मैंने ऐड कर दिया, माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी वाले को, ए इंटरसेक्शन बी वाले यानी 47 को माइनस करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 6 11 1, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4, माइनस करना है सर 47। जब 47 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सर कितना, ये हो जाएगा 11 माइनस 7 विच विल बी इक्वल टू 4, 13 माइनस 4 ये हो जाएगा कितना 9 और बचा यहाँ पर 3। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये प्लस माइनस करके खुद आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है v माइनस बी की वैल्यू क्या होगी और b माइनस वी की क्या वैल्यू होगी। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है v माइनस बी का मतलब क्या है, v माइनस बी का मतलब है कि v के अंदर, इस वाले v के अंदर इस वाले b के जितने भी एलिमेंट है उन्हें हटा दो, इस वाले b के अंदर इस वाले b के एलिमेंट है जितने भी हैं उन सबको हटा दो। इसके अंदर a i k u इन सबको हटा दो सर, a हटा दिया सर, u भी है, u भी हटा दिया, i भी हटा दिया और e भी हटा दिया, बचा क्या सर, i नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि i तो इसके अंदर है नहीं, तो i हटा दिया, e और u बचे, क्या बचे सर, e और o बचे इसके अंदर। v माइनस बी का क्या मतलब सर, इस v के अंदर इस वाले के जितने भी एलिमेंट मतलब इन वाले एलिमेंट को हटा दो, ये वाले एलिमेंट जितने भी एक b के अंदर गिवन है उन्हें हटा दो, तो हमारा ये निकल कर आएगा v माइनस बी। क्या निकल कर आया सर, e o निकल कर आया। अब अगला क्या दे रखा है सर, अगला हमें फाइंड करना, क्या अगला फाइंड करना b माइनस वी। b माइनस वी का मतलब क्या है, इसका मतलब है सर जो b एलिमेंट दे रखे हैं b के, इसके अंदर जो v वाले हैं उन सबको हटा दो। कौन से सर, a है, a हटा दिया, i सर i नहीं है, i को नहीं हटा सकते, i दे रखा है i को हटा देंगे, k नहीं हटा सकते, u हटा सकते हैं, तो b माइनस वी के अंदर क्या बता है सर, b माइनस वी के अंदर बचा है क्या, k बचा है सर, इन दोनों को मिला दीजिए, क्या बचा सर, e माइनस ओ, ए वाला ऑप्शन जो सर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं अगर ए सेट के अंदर m एलिमेंट है और b सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है a क्रॉस b। a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, तो a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट होते हैं जितने भी एलिमेंट है सेट a के अंदर उन्हें लिख दो और जितने भी एलिमेंट है सेट बी के अंदर उन्हें लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरीके से फाइंड करने हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके अंदर कह रहे हैं जो नल सेट होता है, नल सेट यानी एम्प्टी सेट, क्या नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ कि नल सेट जो है सारे सेट का सबसेट होता है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो सर ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि जो नल सेट है वो सारे सेट का सबसेट होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्या हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, हाँ हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इफ सेट ए हैज़ 10 एलिमेंट्स, सेट ए दे रखा है उसके अंदर 10 एलिमेंट है, देन इट्स पावर सेट विल हैव 1024 एलिमेंट, तो कह रहा है एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट के अंदर क्या 1024 एलिमेंट होंगे। देख लेते हैं, पावर सेट का फॉर्मूला था 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की वैल्यू सर यहाँ पर 10 दे रखी है, जब 2 की पावर 10 रखेंगे 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। अब इन स्टेटमेंट को याद रखना, ये इसके अंदर अलग अलग MCQ क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो इनको अलग अलग अच्छी तरीके से याद रखना आप तीनों पॉइंट को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना है ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड, ये कुछ दे रखा है, इसके अंदर हमें ये रिलेशन सेट ए के अंदर है वो दे रखा है, जो ऑप्शन के बिना सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कौन सा होगा ये बताना है। सबसे पहले समझ लेते हैं हम सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होता क्या है। तो इक्विवेलेंस, सबसे पहली बात इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है सर, रिफ्लेक्सिव होता है जब ए दोनों एलिमेंट सेम हो और आर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हो, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक कहते हैं सर जब ए बी एलिमेंट रिलेशन से बिलोंग कर रहे हो और बी ए
एलिमेंट भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन से तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, तब होगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा सर? तब होगा सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव के लिए a, b जो है रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और b, c बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। इसका मतलब हमारा a, c भी बिलोंग करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन से और 2,3 भी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में, तो ज़रूरी है ट्रांजिटिव होने के लिए कि जो 3,1 है, नहीं 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ये वाला ट्रांजिटिव होता है रिलेशन। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। अब इसके अंदर क्या गिवन है सर? इसके अंदर हमें गिवन है कि A1, A2 गिवन है, आर का रिलेशन है, मतलब आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। A1, A2, A1, A2 जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है सर। और इसका मतलब A2, A1 भी बिलोंग कर रहा है, तो आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कौन सा होगा सर? ये हो जाएगा सर सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक के अंदर कहते हैं कि अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा। इसके अंदर A1, A2 बिलोंग कर रहा है और A2, A1 बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर बताना हमें, एक सेट दे रखा है A1, 2, 3 जिसके अंदर एलिमेंट है, हमें बताना है ये रिलेशन जो दे रखा है, ये जो रिलेशन गिवन है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। पहला ऑप्शन गिवन है कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या ये जो रिलेशन दे रखा है ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है और लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है क्या वो सही है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो सेम एलिमेंट बिलोंग करेंगे, 1,1 बिलोंग कर रहा है, 2,2 बिलोंग कर रहा है, 3,3 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए A, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो ये सर ये बिलोंग कर रहा है। अब रिफ्लेक्सिव तो है, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई। रिफ्लेक्सिव है, हमें ये वाली बात समझ में आ गई। एक सेकंड, अब क्या देख रहे हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है? अब ये वाली चीज़ देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या सर? सिमेट्रिक के लिए 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या इसके अंदर 1,2 बिलोंग कर रहा है? हाँ। 2,1 बिलोंग कर रहा है? नहीं। 2,3 बिलोंग कर रहा है तो क्या 3,2 बिलोंग कर रहा है सर? वो भी नहीं कर रहा। 1,3 बिलोंग कर रहा है तो क्या 3,1 भी बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बताना है विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें से टाइप ऑफ रिलेशन कौन सा नहीं है? रिफ्लेक्सिव होता है टाइप ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, अभी पीछे ही देखा। सर्जेक्टिव जो होता है ये टाइप ऑफ रिलेशन नहीं है। ये क्या है सर? ये टाइप ऑफ फंक्शन है। क्या है? टाइप ऑफ फंक्शन है सर्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए सिमेट्रिक बट नादर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। कि इसमें से कौन सा जो रिलेशन है सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। सिमेट्रिक का मतलब है अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है वो देख लेते हैं। सेट ए 1,2,3 दे रखा है तो 1,2 अगर बिलोंग कर रहा है 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए। किस ऑप्शन में सर? बी वाले ऑप्शन को देखो, इसमें 1,2 और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए, क्वेश्चन खुद कह रहा है नादर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो बी ऑप्शन के अंदर जो है 1,2, 2,1 बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कोडोमेन क्या सबसेट होता है रेंज का? नहीं, कोडोमेन सबसेट नहीं होता रेंज का। इसका मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है कि रेंज जो सबसेट होता है कोडोमेन का, कोडोमेन रेंज का सबसेट नहीं है, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। इस पॉइंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू बनकर आ सकता है। तो क्यों? क्योंकि दैट इज एवरी वैल्यू इन द रेंज इज इन कोडोमेन। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब जो रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन में, कोडोमेन सबसेट नहीं है रेंज का। ये यहाँ पर खत्म हो गया। क्वेश्चन है वो है मैट्रिसेस ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम को चेंज जब करते हैं मैट्रिक्स के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी जो रो है 2, 3 उसको मैंने कॉलम बना दिया और ये 1, 2 जो रो है उसको मैंने कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, इसी को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ए मैट्रिक्स दे रखा है m/n ऑर्डर का, तो बताना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है ए हमें,
तो ये बताना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल होते हैं। क्या? रो और कॉलम जिसके अंदर इक्वल होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे 2x2 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रो और कॉलम है वो इक्वल है। तो इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स कब कब होगा? तो जब m और n इक्वल होंगे, जब m और n इक्वल होंगे तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है। डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करते हैं? ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? जब x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 8 जा 24, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितनी? 0। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 24 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब इसको 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। कौन सा ऑप्शन सही है सर? 8 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे सॉल्व करते हैं सर डिटरमिनेंट को? सर 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा सर 60, माइनस का साइन लगाते हैं, 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा दे रखा है, इसके अंदर दो हमें मैट्रिक्स गिवन है। क्या? दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं आपस में, तो x की वैल्यू बतानी है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो एलिमेंट होगा इसके इक्वल होगा, ये 2 इसके इक्वल दे ही रखा है और ये वाला इसके इक्वल है। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, क्वेश्चन में कह दिया दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 1 - 6 इक्वल हो जाएगा 6 के। जब 1 - 6 को 6 के इक्वल रखेंगे, किसको? 1 - x को। जब 1 - x को रखेंगे 6 के इक्वल, तो x को उधर ले जाते हैं और 6 को इधर ले आते हैं। जब 6 को इधर लाएंगे ये हो जाएगा -6, और जब x को उधर ले जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा? -5। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन सी होगा। इस तरीके से करेंगे इसे सॉल्व। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट दो इक्वल दे रखे हैं, x की वैल्यू बतानी है। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं सर? 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, माइनस लगाएंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 आएगा। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू में इक्वल टू 3, 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1/4। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। इसके अंदर बताना है P एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर हमें जो ऑर्डर है वो 3/3 का ऑर्डर है, यानी कि जो इसके जो रो और कॉलम है वो इक्वल है। जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल होते हैं वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सर क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स आता है? तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को टिक लगाएंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, डायगोनल मैट्रिक्स होता, तो बी वाले को टिक लगाते। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है ए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड मैनी कॉलम्स इज कॉल्ड। वो मैट्रिक्स जिसकी एक रो मतलब 1 2 3, एक रो है और एक से ज़्यादा कॉलम। एक रो है सर और 1 2 3 कॉलम, एक रो और एक से ज़्यादा कॉलम, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स हैविंग मैनी रोज एंड 1 कॉलम इज नॉन एज, और एक कॉलम हो और एक से ज़्यादा रो हो, तो क्या होगा? वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। एक कॉलम होगा और एक से ज़्यादा रो होंगी तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और उसकी हमें x की वैल्यू बतानी है। उसके अंदर क्या x की वैल्यू बतानी है? दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे?
सर जो पहला वाला डिटरमिनेंट है इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब 2x को x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस लगाते हैं, फिर 8 को 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 40 विच विल बी इक्वल टू 6 को 3 के साथ करेंगे तो 6 3 या 18, 7 को 2 के साथ करेंगे माइनस लगाएंगे, 7 को 2 के साथ करेंगे तो -14 आएगा और एक माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा +14। जब 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 + 14 + 40। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 + 14 + 40। ये किसके इक्वल होगा सर? 0 + 4 4 और 8, यानी ये इक्वल हो जाएगा 72 के। जब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 और 2 6 12 यानी 36। इसका मतलब x इक्वल हो जाएगा किसके सर? √36 के। किसके? √36 के। और यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी +-6। कितनी आ जाएगी? +-6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज देन इट इज सेड टू बी। जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमने पहले बात कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर नॉट इक्वल इन ए मैट्रिक्स देन इट इज सेड टू बी ए। अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इक्वल है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें बताना है ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल एलिमेंट। ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल एलिमेंट उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है। ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल एलिमेंट्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स दे रखा है जैसे 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ये क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो इक्वल है। इसमें यही बता रहा है जिस डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल होते हैं उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर 2 के जगह पर 1 1 होते तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता। आगे देखते हैं। इसमें k की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ k बतानी है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसके अंदर हमें k की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले समझते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर 0 के इक्वल होती है। और नॉन सिंगुलर भी समझ लेते हैं साथ के साथ। नॉन सिंगुलर कहते हैं जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसके अंदर ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k को 2k से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, माइनस लगाएंगे और 4 को 8 से करेंगे तो ये आएगा 4 8 जा 32 विच विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 32। जब 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। जब k के स्क्वायर को इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा √16 और यहाँ से k की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी +-4। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज क्या होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ए मैट्रिक्स आ जाए। ऐसे ए का ट्रांसपोज करा और ए आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए आता है, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए का ट्रांसपोज करने पर अगर -a आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या? ए का ट्रांसपोज करने पर -a आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो -a हो जाएगा इसका आंसर। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अंदर बताना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो अगर 1 1 होते तीनों तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। 1 1 नहीं है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। अब दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है सर? जब ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए आ जाए तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो इस वाले का ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? ट्रांसपोज क्या होता है सर? ट्रांसपोज कहते हैं जब रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। इस वाली रो को मैं बना दे रहा हूँ कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 0 0 और इस वाली रो को भी कॉलम बना दे रहे हैं 0 2 0
और इस रो को भी कॉलम बना देंगे 0 0 4। तो क्या आया सर, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर था वही यहाँ पर आ रहा है। देख लो सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हैं और सब अपनी अपनी जगह पर हैं। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ रहा है, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर माइनस ऑफ ए आता तो इसको सिमेट्रिक हो जाता। आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है सर, जब ए का ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। तो इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जब इस वाले ए को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए किसके अंदर है सर, ए वाले ऑप्शन में। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताना है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट इफ। दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी कब कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, कब उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स दे रखा है ए 2/3 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स दे रखा है 3/2 ऑर्डर का। तो दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो इक्वल हो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के। जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो नंबर ऑफ रो के दूसरे वाले मैट्रिक्स के। तो डी ऑप्शन में ये चीज़ दे रखी है, क्या, नंबर ऑफ रो ऑफ बी इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। यही कह रहा है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, तभी मैट्रिक्स पॉसिबल होगा मल्टीप्लीकेशन में। अब कह रहे हैं इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर ए एंड बी। जब ए एंड बी के जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा। जब ए बी का मल्टीप्लाई करने पर ट्रांसपोज करते हैं तो वो होता है बी का ट्रांसपोज और उसके बाद ए का ट्रांसपोज, उल्टा चलता है। तो किस ऑप्शन में सर, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज है बी के ऑप्शन में। और एक और प्रॉपर्टी इसके साथ बता दूं ट्रांसपोज की, इसको भी याद रख लेना। क्या सर, जब ए का ट्रांसपोज करें और उसका भी ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होता है ए के। क्या, ए का ट्रांसपोज करो और उसका भी ट्रांसपोज कर दो तो वो ए के इक्वल होता है। इसे भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द माइनर M23। इसके अंदर इस मैट्रिक्स में M23 का माइनर बताना क्या होगा। माइनर कैसे फाइंड करने हैं सर, M23 का मतलब क्या है, M23 का मतलब है सर दूसरी रो तीसरा कॉलम। सर दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ गया सर, 2 आ गया। कैसे फाइंड करते हैं, M23 फाइंड करना है तो सर बचे हुए जो एलिमेंट है इन रो और इस वाली कॉलम को छुपा के जो बचे हुए एलिमेंट बचे उन्हें लिख दो। 0 बचा, 4 बचा, -6 और 2 बचा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर दो। 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, माइनस लगाया। 6 को 4 से करेंगे तो -24 आएगा ब्रैकेट के अंदर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +24। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, 2 ऑप्शन सही है। इस तरीके से माइनर फाइंड करते हैं। आगे क्वेश्चन में बताना है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 7। 7 वाला जो एलिमेंट है कौन सा है सर, ये वाला, इसका माइनर बताना है। जिसका माइनर बताना है उसके रो और कॉलम को छुपा दो, बाकी बचे हुए जो एलिमेंट है 1 4 8 और 9 इन्हें लिख दो। फिर इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर दो। 9 1 जा 9, माइनस लगाया, 8 4 जा 32। और जब इसे सॉल्व करेंगे 9 में से 32 जाएगा तो आएगा -23। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सेकंड वाला सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनकर आ सकता है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है सर, पहले निकालना होता है सर हमें एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना होता है सर, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो। इस तरीके से ए इनवर्स हम फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी एपी होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी होती है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D एंड सो एन। कहाँ तक सर, ये लिखी होती है AN तक। अगर हमसे कोई पूछे कि nth टर्म निकाली एपी के अंदर तो nth टर्म निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है, क्या, AN = A + n-1 × D। अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालनी है एपी के अंदर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN = n/2 × 2A + n-1 × D। और एक और फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालने का, क्या, n/2 = A + L। ए क्या है यहाँ पर, ए है फर्स्ट टर्म और एल क्या है, ए है फर्स्ट टर्म और एल है यहाँ पर लास्ट टर्म। एल क्या है सर, एल है यहाँ पर लास्ट टर्म। ठीक है सर,
जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे AP का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है एन इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ A इजकल टू 28, D इजकल टू -4, N इजकल टू 7, AN बताना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है AN का, क्या है सर? AN इजकल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर A की वैल्यू गिवन है हमें 28 और N की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर 7, -1 करेंगे इंटू D की वैल्यू गिवन है -4। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस 7 में से बन जाएगा 6 बचेगा, और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? A ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है इफ़ A इजकल टू 10, D इजकल टू 10, देन फर्स्ट 4 टर्म बतानी हमें AP के अंदर, कि हमें फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगी अगर A और D गिवन है। D क्या है सर? यहाँ पर D होता है कॉमन डिफरेंस, और A फर्स्ट टर्म है, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म बतानी है। AP के अंदर फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकालते हैं सर? ऐसे निकालते हैं, देखिए A फर्स्ट टर्म हो गई, A प्लस D सेकेंड टर्म हो गई, A प्लस 2D ये हो गई थर्ड टर्म, और A प्लस 3D ये हो गई फोर्थ टर्म। बस यही हमें निकालना है। A फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे सर? फर्स्ट टर्म हमें गिवन है क्या है सर? 10 गिवन है, तो फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म क्या है सर? A प्लस D। सेकंड टर्म क्या है सर? A प्लस D, यानी A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी 10 है, तो आंसर आ गया 20। यानी कि फर्स्ट टर्म आई है 10 और सेकंड टर्म आई है 20। अब आप ऑप्शन की तरफ देखिए, किस ऑप्शन में 10 और 20 गिवन है। तो B ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो 10 और 20 गिवन है, इसके अलावा किसी और ऑप्शन में 10 और 20 गिवन नहीं है, तो इसका आंसर B ही हो जाएगा। आप चाहें तो और A प्लस 2D और A प्लस 3D भी निकाल सकते हैं, B इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की हेल्प से इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 30th टर्म निकालनी है AP की। AP गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। 30th टर्म निकालनी है। हम जानते हैं nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है सर क्या? AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है? 30th टर्म निकालना है, यानी हमें निकालने है A30। इसमें A की वैल्यू क्या गिवन है सर? A की वैल्यू हमें गिवन है 10। ठीक है सर, N कितना गिवन है सर? N गिवन है हमें 30, -1 करेंगे और D की वैल्यू निकालेंगे कैसे सर? 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी -3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से बन जाएगा 29 बन जाएगा, 29 मल्टीप्लाई बाई -3। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो -87। जब इसे करेंगे -87 और प्लस 10, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -77। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द AP 38 विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। बताना AP के कौन सा टर्म 78 है। इसका मतलब हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? N की वैल्यू फाइंड। फॉर्मूला होता है AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसके अंदर हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर आ जाएगा। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, AN की वैल्यू हमें गिवन है सर, कितनी गिवन है सर? 78। A की वैल्यू गिवन है 3 प्लस N हमें फाइंड करना है -1 इंटू D, और D कैसे निकालेंगे सर? 8 में से 3 को माइनस कर देंगे। 8 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। D कैसे निकालते हैं सर? D निकालते हैं जो बाद वाली टर्म में से पहली वाली को माइनस कर दो, तो इस तरीके से D निकल कर आता है। ये उम्मीद करता हूँ आपसे निकालना आता होगा D कैसे निकालते हैं। आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे 3 को इधर ले आते हैं, जब 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5N और -5। जब -5 को इधर लेकर जाएंगे ये हो जाएगा 80 विच विल बी इक्वल टू 5N। जब 5 को 80 से डिवाइड करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 21st टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड 4। 2 टर्म दे रखी हैं, पहली और दूसरी, यानी -3
एंड 4 गिवन है, यानी ए की वैल्यू हमें 3 दे रखी है और डी हम निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे सर, 4 माइनस 3, तो डी कितना हो जाएगा सर, डी हो जाएगा 4 प्लस 3 और डी हो जाएगा सर 7। डी निकल गया। हमें क्या बताना है, 21st टर्म बतानी है। 21st टर्म का मतलब है A21 बताना है। A21 जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या सर, यहाँ पे ए की वैल्यू -3 है, प्लस n-1 होता है। n की वैल्यू यहाँ पर 21 है, तो 21 - 1 इंटू डी होता है। डी यानी यहाँ पर 7 दे रखा है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो A21 निकल आएगा -3 और 20, यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 7 दे रखी है, डी की वैल्यू 7 रख देंगे और 21 में से 1 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 20 इंटू 7 करेंगे, विच विल बी इक्वल टू -3 प्लस 140 विच विल बी इक्वल टू 137। 140 में से 3 जाएगा तो 137 बचेगा। इसका मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो इसका 17th टर्म है AP का, वो 10th टर्म से 7 बड़ा है। क्या कह रहे हैं, 17th टर्म जो है AP का, वो जो है जो 10th टर्म है उससे 7 बड़ा है। इसका मतलब 17th टर्म तो बड़ा है 7, तो इसमें प्लस कर देंगे जो छोटा है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, इक्वेशन बन गई। जब इसे सॉल्व करेंगे A17 कैसे लिखेंगे, A17 लिखेंगे सर A प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूले में। ए की n की वैल्यू यहाँ पे 17 गिवन है, तो 17 - 1 इंटू डी। जब इसे लिखेंगे A10 को तो ये हो जाएगा A प्लस n की जगह पर यहाँ पर 10 - 1 इंटू डी और प्लस 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे A से A कैंसिल हो जाएगा, 17 में से 1 जाएगा तो बचेगा 16D विच विल बी इक्वल टू 10 में से 1 गया तो बचा 9D और प्लस 7 बचा। प्लस 7 बचा। और जब 16D जब 9D को इधर लेकर जाएंगे विच विल बी इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा 7D विच विल बी इक्वल टू 7 और 7 से 7 चला जाएगा और D इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 1। और हमें इसके अंदर कॉमन डिफरेंस बताना था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, D कॉमन डिफरेंस होता है, तो आंसर A हो जाएगा। 1 इसका आंसर आया तो A इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो 3 के उसका सम निकालना है। क्या होंगे सर 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, सर एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 9, उसके बाद 12 और उसके बाद हो जाएगा 15। ये फर्स्ट 3 मल्टीपल हो गए, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए 3 के। अब इसके अंदर A की वैल्यू हमें 3 गिवन है और D हम निकाल लेंगे। D कैसे निकलेगा सर, D निकल जाएगा 6 - 3 विच विल बी इक्वल टू 3। हमें निकालना है इनका सम निकालना है, यानी कि सम निकालने का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है सर, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं ताकि जगह ज़्यादा मिल जाए। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n क्या सर, यहाँ पर 5 टर्म दे रखी हैं तो n की वैल्यू हो गई 5 डिवाइडेड बाई 2 और 2 इंटू A कितना दे रखा है सर, A है 3 प्लस n यहाँ पर कितना है सर, n दे रखा 5 और 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 इंटू D कितना है सर, D आया था 3, 4 इंटू 3। जब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 और 12 और 6 हो जाते हैं 18। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 5 9 जा हो जाएगा 45। इसका मतलब A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं MCQ के एग्जाम के अंदर, तो इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 - A14 इज 32। इसके अंदर ये गिवन है। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे, इसके अंदर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इसके अंदर हमें D की वैल्यू बतानी है। ठीक है सर, A18 को कैसे लिखेंगे सर, A18 को लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू सर क्या यहाँ पर 18 हो जाएगी, तो 18 - 1 इंटू डी। माइनस करेंगे A14 को कैसे लिखेंगे सर, A14 को लिखेंगे A प्लस n-1 यानी कि 14 - 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। और ये दे रखा है 32 के
इक्वल क्वेश्चन के अंदर इसमें हमें डी की वैल्यू बतानी है। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ए प्लस 18 माइनस 1 यानी कि 17d माइनस ए, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, माइनस लगाएंगे 14 माइनस 1 यानी कि 13d विच विल बी इक्वल टू 32, और यहाँ पर प्लस ए है, ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 17d में से 13d जाएंगे तो बचेगा 4d विच विल बी इक्वल टू 32, और जब 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 8 निकल कर आया। इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी। 16 टर्म का सम बताना हमें, 16 टर्म का सम बताना है, तो इसकी एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 16। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूले आपको एपी के अंदर बताए जा रहे हैं, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म का सम बताना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 16 है, इसका मतलब 16 डिवाइडेड बाई 2, और 2a की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है, इंटू 10 प्लस n की वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू डी हो जाएगा 6 माइनस 10। डी कैसे निकालेंगे सर? 6 माइनस 10 यानी कि -4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 10 जा 20 और 15 4 जा 60 यानी कि -60। इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8 इंटू 20 माइनस 60 यानी कि -40, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -320। तो इसका कौन सा ऑप्शन है सर? इसका ऑप्शन है ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन, इसमें से कौन सा सही होगा? ए बी सी अगर ए पी के अंदर है, ए बी सी ए पी के अंदर है, तो हम जानते हैं जो कॉमन डिफरेंस होता है ए पी के अंदर वो सेम होता है, यानी D1 और D2 निकालेंगे दोनों सेम आएगा। जब इसमें D1 निकालेंगे, D1 यानी कि बाद वाली में से पहली वाली को माइनस कर देंगे, यानी B माइनस ए, बाद वाली में से पहली वाली को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा? B माइनस ए। D1 निकाल जाएगा। D2 कैसे निकालेंगे? C माइनस बी। जब b को एक तरफ ले आएंगे, इस वाले b को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा b प्लस बी, और a को उधर पहुंचा दे रहे हैं, ये हो जाएगा c प्लस ए, ये हो जाएगा 2b विच विल बी इक्वल टू a प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन है आप उसको देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्या कि 2b हमेशा इक्वल होता है a प्लस सी के अंदर। कंडीशन क्या है? ए बी सी ए पी में होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का जो लॉक है और इस क्वेश्चन की लॉक की चाबी आपके पास है, और इस चाबी को खोलिएगा, इस लॉक को चाबी से, और इसका आंसर आपको कमेंट में जाकर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना है इसके अंदर 3 5 7 9 ये किसकी एग्जाम्पल है? ए पी की, जी पी की, एच पी की या एफ पी की? चलिए बताते हैं। तो ए पी के लिए सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होता है। इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। जब 5 माइनस 3 मैंने करा तो D1 निकल कर आया सर कितना? 2। जब 7 माइनस 5 करूँगा सर वो भी 2 निकल कर आ रहा है, और जब 9 माइनस 7 करूँगा तो वो भी 2 निकल कर आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो AP में होते हैं। अगर किसी भी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम है वो नंबर AP में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट कह रहा है 3 नंबर्स इन AP-B। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 नंबर AP में बताइए तो कैसे बताएंगे? पहला तो होता है A माइनस डी, दूसरा A, और तीसरा होता है A प्लस डी। अगर आपसे पूछे ये तो 3 नंबर निकालें, 3 टर्म के फॉर्मूला ये होता है। 3 टर्म कैसे निकालते हैं AP के अंदर? अगर आपसे कोई पूछे सर 4 टर्म बताइए AP में कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो 4 टर्म निकालने का तरीका होता है A माइनस 3D एक टर्म हो गई, और A माइनस डी दूसरी टर्म हो गई, और A प्लस डी तीसरी टर्म हो गई। इसी तरीके से A प्लस 3D ये हो गई 4th टर्म। इस तरीके से 4 टर्म निकालते हैं AP के अंदर, और 3 टर्म इस तरीके से निकालते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, हो सकता है MCQ में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं GP को। किसको? GP को स्टार्ट करेंगे। तो GP की ये सीरीज़ होती है इस तरीके से AR स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A इंटू R की पावर N माइनस 1,
और जब सम निकालना हो जीपी का, अगर फाइनाइट दे रखी है सीरीज, यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन माइनस वन तक अगर फाइनाइट दे रखी है, तो दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है, ये कब होता है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब आर की वैल्यू लेस देन वन होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन बनकर आते हैं, और इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। और जब इनफाइनाइट सीरीज दे रखी हो, इनफाइनाइट सीरीज में जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है जीपी का, वो ये होता है। फाइनाइट के लिए ये वाला है और इनफाइनाइट के लिए ये वाला। अब इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर जीपी के अंदर 3 टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ए अपॉन आर ए आर, इस तरीके से जीपी के अंदर 3 टर्म निकाली जाती है। क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज़ 20 एंड कॉमन रेशियो दे रखा है 4, उसमें कॉमन डिफरेंस होता था एपी के अंदर, और जीपी में कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो यानी कि आर होता है, और एपी के अंदर डी हुआ करता था। चलिए, ये वाली बात आपको समझ में आती है उम्मीद है। इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म दे रखा है 20, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है हमें 20, और कॉमन रेशियो यानी आर दे रखा है हमें कितना 4। हमें बताना है फाइंड फिफ्थ टर्म बतानी है, यानी कि हमें A5 बताना है, A5 बताना है हमें। और हम जानते हैं ए एन एनथ टर्म जीपी के अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है ए इंटू आर एन माइनस वन। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ए एन निकालना है यानी A5 निकालना है, और A5 जब हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर 20 गिवन है, इंटू आर गिवन है सर 4, तो 4 की पावर n माइनस वन। एन कितना है सर, यहाँ पर 5 दे रखा है, यानी 5 माइनस वन यानी कि 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू, और 4 की पावर 4 कितना होता है सर, 4 की पावर 4 होता है 256, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5120। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की वैल्यू 3 दे रखी है, आर की वैल्यू 2 दे रखी है, तो फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म तक का सम बताना है। तो एपी के अंदर जीपी के अंदर सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर सम निकालने का। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, एस फिफ्थ टर्म तक निकालना है, इसका मतलब हमें S5 बताना है, S5 बताना है। ए दे रखा है सर हमें 3, और आर दे रखा है सर 2, और 2 की पावर n, 2 की पावर n, n की वैल्यू सर यहाँ पर 5 गिवन है, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, और अपॉन में गिवन है आर की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3, और 2 की पावर 5 होता है 32, और जब 32 में से 1 जाएगा तो बचेगा 31। ठीक है सर, अपॉन 2 माइनस 1 1 बचेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो 93 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ ताला, और इस ताले की चाबी है आपके पास, और इस ताले की चाबी खोलकर आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 12। 3 एंड 12 का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी। तो इसमें जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है इंटू 12। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 3 36 यानी 36, और जब इस रूट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस रिजल्ट को याद रखना, क्या ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए इज़ द फर्स्ट टर्म, आर इज़ द कॉमन रेशियो, तो nth टर्म क्या होगी जेपी की, यानी फॉर्मूला बताना है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप खुद बता ही दोगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कौन सी एग्जाम्पल है, तो बी इसकी एग्जाम्पल है। क्यों, कैसे पता लगाएंगे सर, ये एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो कैसे पता लगाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, वो सबका इक्वल होता है, और एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका जब रेशियो निकालेंगे, जब R1 में निकालूंगा तो वो हो जाएगा 2/1 विच विल बी इक्वल टू 2। जब R2 निकालूंगा, इस बी वाले ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, वो हो जाएगा 4। बाद वाली टर्म को डिवाइड करना पहली वाली टर्म से, तो 4/2 विच विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से 4 को काट दिया। जब R3 निकालूंगा इसके अंदर
तो वो हो जाएगा 8/4। जब इसको डिवाइड करूँगा तो भी 2 आएगा, यानी कॉमन रेशियो सेम है। बी ऑप्शन का सिर्फ कॉमन रेशियो सेम है, तो बी जो है एग्जाम्पल हो जाएगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए पी जी पी एंड एच पी। ए पी जी पी और एच पी में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको रट लीजिएगा। एग्जाम के अंदर 100% चांस है कि ये पूछा ही जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिलेशन होता है सर? रिलेशन होता है कि जी पी इजकल टू जी पी का स्क्वायर इजकल टू होता है ए पी इंटू एच पी। क्या सर? जी पी का स्क्वायर इजकल टू होता है ए पी इंटू एच पी। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जी पी इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट ए पी इंटू एच पी। क्या? ए पी इंटू एच पी। इन दोनों में से कोई सा भी तरीका ऑप्शन के अंदर आ सकता है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन ए पी जी पी और एच पी में, इसको याद कर लिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमें दे रखा है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन निकालने का, वो होता है a+b डिवाइड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन का मैंने बता दिया था अंडर रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन का होता है 2ab डिवाइड बाई a+b। और इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। अब इनको रट लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा समझकर अच्छी तरीके से, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम के अंदर। एक्सपोनेंट्स के रूल्स, लॉज और फार्मूलेज जो हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये आपने 8th 9th क्लास में फार्मूलों को पढ़ा होगा, तो इन फार्मूलों को वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से देख लीजिए। इन्हीं फार्मूले के ऊपर हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 किसके बराबर होगा। इसके अंदर जो है बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी। क्या पावर है सर? 2 + 3 + 4। ये जो पावर है ऐड हो जाएंगी। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 + 3 5 + 4 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें द वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है सर? 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3 है, यानी पावर के ऊपर पावर दे रखा है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे, जितनी भी पावर हो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3 दे रखी है तो 4 × 3 कर देंगे, और ज़्यादा दे रखी होती तो उन्हें और आपस में मल्टीप्लाई करते। तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 की पावर 4 × 3 यानी 3 की पावर 12। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 100 की पावर 0, 20 की पावर 0 और 5 की पावर 0 किसके बराबर होगी बता रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी की भी पावर 0 हो, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो 100 की पावर इसमें 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 20 की पावर 0 तो वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 0 तो वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 के, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इक्वल टू दिस। इसके अंदर देखो बेस जो है वो सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस इसके अंदर दे रखा -3, बेस सेम है, पावर को ऐड कर लेते हैं। तो m+1 + 5 ये पावर को ऐड कर ली, और ये चीज़ इक्वल दे रखी है -3 की पावर 7 के। अब जब भी इक्वल के साइन दे रखा हो और बेस जो है इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाती है। जब भी इक्वल का साइन दे रखा हो और बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। पावर इक्वल हो जाएंगी तो ये हो जाएगा m+1 + 5, ये हो जाएगा m+6 विच विल बी इक्वल टू 7। जब इसे सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 7 - 6 विच विल बी इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू हमें बतानी थी, तो m की वैल्यू बतानी थी, क्या आई है सर? 1 आई है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जो पावर है वो सबकी पावर 0 दे रखी है, पूरे की पावर 0 दे रखी है होल की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दे रखा है लॉग। लॉग की भी प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है इसके अंदर, और ये प्रॉपर्टीज सेम उसी की तरह है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। जो एक्सपोनेंट के अंदर आपने ये जो प्रॉपर्टी देखी है, ये जो फॉर्मूले देखे थे, सेम इसी की तरह इसके फॉर्मूले हैं, इससे रिलेट कर सकते हो ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अगर आप लोगों ने ये जो लॉग चैप्टर है अभी कभी पढ़ा नहीं है पहले इससे, तो आप इसको ना पढ़ें, वीडियो को स्किप करके आगे देख लें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं लॉग को अच्छी तरीके से, तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो
उस वीडियो को जाकर आप देखिएगा, फिर यहाँ पर आकर इस टॉपिक को पढ़िएगा, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा लॉग। जिन लोगों ने लॉग को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है वो लोग वीडियो को देखें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वीडियो को स्किप करें थोड़ा सा और नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ें। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन्हें देख लेते हैं। बता देता हूँ मैं कि अगर लॉग m इंटू एन दे रखा होगा तो आपस में अलग अलग हो जाता है प्लस का साइन। अगर m अपॉन एन दे रखा है तो माइनस के साथ लॉग अलग हो जाता है, बेस वही रहता है। और जो नेक्स्ट है लॉग m बेस m की पावर n दे रखा है, लॉग m बेस में a है और m की पावर n है, तो ये जो पावर होती है बाहर उठ के आ जाती है, तो n लॉग m बन जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे याद रखना कि लॉग बेस a और आर्ग्यूमेंट, ये जो ऊपर लिखा होता है ये जो a है ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसे, जब भी ऊपर नीचे सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ये जो लॉग m बेस a और लॉग n बेस a, ये दो लॉग आपस में जब इक्वल होंगे तब m और n की वैल्यू इक्वल होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है लॉग 4 बेस 4 दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं जब भी ऊपर नीचे सेम होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी अभी बताई थी वो यूज़ हो रही है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं लॉग 1 की वैल्यू बतानी है, बेस 10 दे रखा है। लॉग 1 की वैल्यू हमें पता होती है क्या है, 0 होती है, अभी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ाया था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ये दो लॉग इक्वल दे रखे हैं तो बताना है एन की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं जब भी दो लॉग इक्वल होते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट जो है आपस में इक्वल होते हैं, इसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब एन की जो वैल्यू होगी वहाँ पर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हमें इसके अंदर एन की वैल्यू ही बतानी थी, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को दे रखा है लॉग a अपॉन बी प्लस लॉग बी अपॉन ए इक्वल टू दे रखा है लॉग a प्लस बी के। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, लॉग a अपॉन बी को लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग बी, प्लस लगाएंगे, और इस लॉग b अपॉन ए को लिख सकते हैं लॉग b माइनस लॉग a। प्रॉपर्टी का यूज़ करा हमने इसके अंदर, और ये इक्वल दे रखा किसके सर, ये इक्वल दे रखा है हमें लॉग a प्लस बी के। ठीक है सर। अब यहाँ पर हमें लॉग a और लॉग a, ये प्लस में दे रखा है ये माइनस में दे रखा है, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस लॉग b और प्लस लॉग b कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर की साइड क्या बचा सर, इधर की साइड बचा हमारा 0, तो ये 0 के बराबर दे रखा है। और लॉग जो 0 के बराबर तभी होता है तब ये जो आर्गूमेंट की वैल्यू 1 होती है, यानी लॉग 1 की वैल्यू जो है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जब हम a प्लस बी की वैल्यू 1 रखेंगे तब जो है ये 0 आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है सर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस चीज़ की वैल्यू बतानी है, तो सॉल्व करते हैं। पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऐसा करेंगे। जब लॉग 5 क्या दे रखा है, लॉग बेस 5 और लॉग 625 की वैल्यू हमें बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेस ऐसा ही रहेगा, और 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, फैक्टराइज कर आप निकाल लीजिएगा। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पावर बाहर आ जाएगी। जब पावर बाहर आ जाएगी हो जाएगा 4 लॉग बेस 5 और आर्ग्यूमेंट में 5। जब ऊपर नीचे सेम चीज़ होती है तो ये 1 के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 4। इसका मतलब इस वाली चीज़ की जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी, 4। जब इसके अंदर रखेंगे लॉग जब इसके अंदर रखेंगे, ये दे रखा हमें लॉग बेस 2 और इसकी वैल्यू आई है 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और इस 2 को इधर ले आएंगे और इधर बचेगा 2 और 2 सेम, तो इसकी वैल्यू होती है 1, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन 2 इंटू 1 2 होता है, तो ऑप्शन 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, यानी कि उसको बढ़ा देना, खोल देना। इसके अंदर हमें a प्लस बी की पावर 1 दे रखी है, इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी की पावर 3 दे रखी है, तो ये होता था, ये हमने 9th के अंदर आइडेंटिटीज पढ़ी है 9th क्लास में और 10th क्लास में। और a प्लस बी की पावर 4 कर दें तो ये होगा
इसी तरीके से a प्लस बी की पावर 5 कर दें तो ये होगा। ये 2 टर्म को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कह दूँ a प्लस बी की पावर, अगर हमें 99 गिवन है तो कैसे बताओगे? अगर मैं कह दूँ a प्लस बी की पावर हमें बहुत सारी गिवन है, कितनी? अगर n गिवन है तो कैसे बताएंगे? इसी के लिए, इसी को बताने के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन यानी बायनोमियल का हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला जो गिवन है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू में बनकर आ सकता है, तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो दोनों फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला बेसिकली एक ही है, बस 2 फॉर्म में लिख दिया गया है, तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से देख लेना। और एक और फॉर्मूला इसी के अंदर बायनोमियल एक्सपेंशन का, ये जनरल टर्म का पूछा जाए। जनरल टर्म के जब भी बायनोमियल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो इसे भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये अच्छा टॉपिक है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर पहला पॉइंट है, परमुटेशन क्या है सर? ये अरेंजमेंट है आइटम्स का। क्या ये अरेंजमेंट है? और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है आइटम का। एमसीक्यू से ये बनकर आ सकता है कि परमुटेशन अरेंजमेंट होता है या सिलेक्शन होता है आइटम का, तो अरेंजमेंट होता है परमुटेशन। दूसरा इसके अंदर ये भी बनकर आ सकता है एमसीक्यू के, जो परमुटेशन होता है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये पूछा जा सकता है कि किस में ऑर्डर मैटर करता है, परमुटेशन में या कॉम्बिनेशन में। तो इस पॉइंट को भी अब आगे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर फॉर्मूला बताया गया है। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है कि एन पी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? एन सी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। इनके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और एमसीक्यू में इन फॉर्मूलों को भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उसको क्वेश्चन को करने से पहले ये देख लेते हैं फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। जैसे एन फैक्टोरियल की बात करें तो उसे लिख सकते हैं हम एन इंटू एन माइनस टू, कहाँ तक सर? 1 तक। अच्छी तरीके से और समझते हैं। तो वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 1, 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करते जाएंगे सर, कहाँ तक? 1 तक। अगर 4 फैक्टोरियल पूछूँ तो कैसे बताओगे? तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कब तक मल्टीप्लाई करना है सर? पीछे 1 तक मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूँ 5 फैक्टोरियल क्या होगा सर? ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इन पांचों की वैल्यू अब आपको याद रखनी क्या होगी सर? 1 की वैल्यू सर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बनाइए, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 6। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 24, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 120। अब इन वैल्यू को याद रखना है। चाहे तो आप याद रख लोगे तो आसानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, चाहे तो इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। और इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि 0 जो फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू भी 1 होती है। 1 की वैल्यू भी 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन अ लाइन। कितने तरीके से हम 8 स्टूडेंट को एक लाइन में बिठा सकते हैं? तो 8 फैक्टोरियल तरीके से हम 8 स्टूडेंट को एक लाइन में बिठा सकते हैं। 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इतने तरीके से हम 8 स्टूडेंट को एक लाइन में बिठा सकते हैं, यही पूछा गया है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आप खुद कर लेना कैलकुलेटर से, या फिर सॉल्व करना खुद रफ कॉपी में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40320। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एन की वैल्यू बतानी है। क्या इक्वल है सर? एन पी 5 इक्वल है 60 इंटू एन माइनस पी 3। जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन पी आर का क्या फॉर्मूला होता है? एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है परमुटेशन वाले का फॉर्मूला। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम पहले एन पी 5 क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है सर। अब ये जो इक्वल टू में दे रखा है, आप इसको भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे इसे देख लेते हैं। जब इसको इक्वल वाले को लिखेंगे तो 60 दे रखा है, 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई एन माइनस पी 3 दे रखा है, एन माइनस 1 यानी एन माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी 3 यानी कि एन माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल।
अब इसकी वैल्यू, इसके अंदर हमें n की वैल्यू बतानी है। जब इस वाली चीज़ को, लेफ्ट वाली टर्म को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जैसा कि हमने पढ़ा चुके हैं फैक्टोरियल पीछे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और n माइनस 5 फैक्टोरियल हमें नीचे गिवन है। ठीक है सर, इक्वल टू में हमें क्या दे रखा है, इक्वल टू में गिवन है हमें 60 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको हम n माइनस 1 के फैक्टोरियल को इसी तरीके से छोड़ देते हैं। जो नीचे दे रखा है n माइनस 1 माइनस 3, इसका क्या मतलब है n माइनस 4, क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है n माइनस 4 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं सर n माइनस 4 और एक कम लिखेंगे तो वो हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर n माइनस 1 का फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है, तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, और n माइनस 5 का फैक्टोरियल इधर भी है और इक्वल टू के उधर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हमारे पास, उन चीज़ों को लिख लेते हैं। अब हमारे पास बचा है n इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई n माइनस, क्या बचा है हमारे पास, बचा है n माइनस 4। जब इस n माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 60 विच विल बी इक्वल टू 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 6n, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया 4n को इस तरीके से, और माइनस 60 गिवन है, ये इक्वल है बराबर 0 के। तो n स्क्वायर यहाँ से कॉमन n ले लेंगे, बचेगा n माइनस 10 प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, बचेगा n माइनस 10 विच विल बी इक्वल टू 0, और n प्लस 6 इंटू n माइनस 10 ये इक्वल है 0 के। या तो ये वाली चीज़ 0 होगी या ये वाली चीज़ 0 होगी। जब ये वाली चीज़ 0 होगी तो n की वैल्यू निकल कर आएगी -6, और जब ये वाली चीज़ 0 होगी तो n की वैल्यू निकल कर आएगी +10, और यहाँ पर n की वैल्यू निगेटिव में नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को कितने तरीके से हम एक रो में बैठा सकते हैं और वो अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक बैठे हों। फॉर एग्जाम्पल, पहले नंबर पर अगर मैं एक बॉय को बैठा देता हूँ तो दूसरे पे हमें गर्ल को बैठाना होगा, अगर तीसरे पे बॉय तो फिर गर्ल को बैठाना होगा, फिर बॉय फिर गर्ल और लास्ट में फिर बॉय। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। अल्टरनेट बिठाना है यानी एक के बाद एक बिठाना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर, 4 बॉयज़ को बिठाएंगे तो 4 बॉयज़ को हम 4 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं एक रो के अंदर। ये एक ही रो में बैठे हुए हैं सबके सब। और सर 3 गर्ल्स को, सर 3 गर्ल्स को हम 3 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताई दी है क्या होती है, वो होती है 24। आप यूज़ भी निकाल भी सकते हैं कैसे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके, इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितनी, 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 144, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बताना है हाउ मैनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर, मतलब जो एप्पल वर्ड दे रखा है इसको कितनी तरीके से परम्यूटेशन कर सकते हैं। इसका जो एप्पल वर्ड दे रखा है उसके अंदर हमें 5 लेटर के बने, तो 5 लेटर को हम 5 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूटेट कर सकते हैं। और जब डबल ये जो पी दे रखा है वो 2 बार दे रखा है, जब भी वर्ड का रिपीटेशन होगा या लेटर का रिपीटेशन होगा उसको नीचे 2 का दे रखा है तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। अगर 3 लेटर का रिपीटेशन दे रखा है तो 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 120 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। कौन सा ऑप्शन सही है सर, डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। इसके अंदर हमें there are 30 people in a group, if all shake hands with one another how many handshakes are possible। इसके अंदर कह रहे हैं 30 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 30 लोग आपस में हैंडशेक करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताना है कितने हैंडशेक पॉसिबल होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है जो सुपर 30 मूवी है ऋतिक रोशन की उसके अंदर पूछा गया था और ये IIT में भी आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। कितने लोग दे रखे हैं सर, हमें गिवन है 30 लोग गिवन है। जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो एक बार में 2 लोग एक साथ होंगे, 2 लोग ही तो आपस में एक साथ हाथ मिलाएंगे, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा 30C2 का। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, NC2 का भी फॉर्मूला देखा था, वो होता है NC2 नहीं NCR का फॉर्मूला होता है
एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला। इसे रफ कॉपी में लिख लो, मैं इसे रफ कर देता हूँ। जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आ जाएगा 30 माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 30 फैक्टोरियल। जब नीचे वाले को मैं लिखूंगा 30 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 28 का फैक्टोरियल। और 2 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है 2। जो 30 फैक्टोरियल है उसे लिख सकता हूँ मैं 30 इंटू 29 इंटू 28 का फैक्टोरियल। और 28 का फैक्टोरियल 28 के फैक्टोरियल से हो जाएगा डिवाइड, इसे काट देंगे, जो बचा हुआ है उसे लिख देते हैं। ये यहाँ पर कितना बचा है सर, यहाँ पर बचा हुआ है, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं सर 30 इंटू 29 ये बचा हुआ है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 870 मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे इसे 2 से करना है डिवाइड। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 435। इसका मतलब बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज द वर्ड फर्स्ट टोन। ये फर्स्ट टोन एक वर्ड दे रखा है, इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और इसमें जो वॉवेल्स हैं उन्हें एक साथ रखना है। चलिए वॉवेल्स को एक साथ रख देते हैं। जो वॉवेल कौन से हैं सर, एक तो यू वॉवेल दे रखा है और एक ओ दे रखा है और एक ई। ये 3 वॉवेल गिने हुए हैं, इनको एक साथ रखना है, रख दिया। बाकी क्या बचा उसे रख देते हैं। बाकी बचा एफ और 2 बार जेड दे रखा है। एक सेकंड रुकिए, 2 बार हमें जेड गिवन है और टी गिवन है और एन गिवन है, ये दे रखा है। हमें कितने तरीके से इस वर्ड फर्स्ट जोन को ऐड कर सकते हैं कि वॉवेल एक साथ हों। जब ये वॉवेल को हमने एक साथ रख दिया तो इन वॉवेल को अंदर ही अंदर हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है सर। अब जो ये बचे, ये 5 वर्ड बचे हुए हैं, 5 को तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और इसके साथ एक पूरा वर्ड ये भी बन जाता है। 3 का जो एक वर्ड बन जाएगा, इसका मतलब 5 और 1 6 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल तरीके से। अब जो ये जेड है वो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, और बीच में ऐसा कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, वो होती है कितनी, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेना, और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360, यानी हो जाएगा 6 इंटू 360। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, आंसर आएगा सॉल्व करने का 2160। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही सर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इनके ऊपर भी डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इसके फॉर्मूले का आंसर क्या होगा, इस फॉर्मूले का आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो है कि जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो 0 होता है। के यहाँ पर दे रखा है, जब के का डिफरेंशिएशन करोगे तो इन लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है d/dx, और हमें के का डिफरेंशिएशन निकालना है तो के को इधर लग दिया तो वो होता है 0। अब याद रखना कि जो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 का डिफरेंशिएशन निकालूं तो वो क्या होगा, 0। अगर मैं इसी को 6 बना दूं तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए ये वाली बात समझ में आ गई। अगला है जो डिफरेंशिएशन है किसका, एक्स का। एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना अब हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब इस चीज़ को याद रखना, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं अगर लिखा हुआ है के एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। के जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, और डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के 2 तरीके होते हैं। क्या, एक तो होता है dy/dx लिखकर डिनोट करते हैं इसको डिफरेंशिएशन को, और एक और होता है कि क्या कर कोई भी वेरिएबल दे रखा हो, जैसे के एक्स दे रखा है तो एक्स के ऊपर ये डैश लगा दिए, ये भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका होता है। अब इस वाले को फॉर्मूले को समझ लेते हैं क्या, कि के एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। ये के एक्स लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ये जो के है उसे बाहर रख दो। जब इस के को बाहर रखेंगे तो क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन हम पता है क्या होता है सर, 1 होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इस तरीके से के एक्स यानी कांस्टेंट के साथ जो भी वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब फॉर एग्जांपल इसी को एक और समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, कि अगर मैं कहूँ 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब याद रखना 5 को हम बाहर निकाल लेते थे यानी कांस्टेंट को, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 5 × 1 = 5। इस तरीके से होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100x का डिफरेंशिएशन निकालो,
तो क्या करोगे, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, और हम जानते हैं एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मल्टीप्लाई बाई 1, इसका मतलब 100 हो जाएगा। अब इन चीज़ों को याद रखना, इस तरीके से डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, वो है कि एक्स की पावर एन, यानी किसी वेरिएबल की पावर गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं जो पावर होती है उसको उठा के बाहर फेंक दो, मतलब यहाँ लिख दो, जो पावर लिखी होती है उसको उठा के बाहर फेंक दो और एक पावर कम कर दो। एन थी, n-1 कर दी, यानी एक पावर कम हो गई, तो x की पावर n यानी वेरिएबल की पावर जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ 5 की पावर वेरिएबल की पावर बतानी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ x की पावर हमें 5 गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, कैसे करेंगे सर, जो भी पावर है उसको उठाकर बाहर फेंक दीजिए, ठीक है, बाहर फेंक दी, और जो एक पावर उसमें से कम कर दो। सर 5 थी x की पावर, अब 4 कर दिया, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन x की पावर 5 का। एक और एग्जाम्पल लेकर सर समझा दिए, आप साथ के साथ चीज़ों को नोट्स करते जाइएगा। वेरिएबल की पावर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 2, तो कैसे करेंगे सर, जो पावर होती है बाहर फेंक दीजिए और एक पावर कम कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन x की पावर 2 का। इस तरीके से x की पावर यानी वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं उन्हें देख लेते हैं। फॉर्मूला है कि सम ऑफ रूल का फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट रूल का, प्रोडक्ट का, कोशेंट का और चेन रूल के, ये डिफरेंशिएशन निकालने के फॉर्मूले दे रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ रूल का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है जैसे ये दे रखा है f(x) प्लस gx का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x और y ले लूँ, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, प्लस में, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर माइनस कर दूं तो माइनस में भी इसका अलग करो, इसका अलग करो, ये डिफरेंस रूल होता है। प्रोडक्ट रूल की बात करूं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रूल को समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है x और y, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे सर, जो पहला वाला जो वेरिएबल है उसे ऐसे ही रख दो, और जो दूसरा वाला है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और डिफरेंशिएशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये मैंने बताया था। फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रख दो, और जो पहला वाला उसका डिफरेंशिएशन कर दो। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल के अंदर डिफरेंशिएशन करा जाता है। अब समझते हैं कि डिविडेंड के अंदर यानी कोशेंट रूल के अंदर, डिवाइड वाले के अंदर, जैसे ये लिखा हुआ है x/y, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है उसे ऐसे ही उतार लेंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिविडेंड वाले में माइनस आता है, माइनस कर देंगे। अब ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिवाइड में जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से ये कोशेंट रूल यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन फॉर्मूला को मैं समझा इसलिए रहा क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ जाता है, ताकि आपको आसानी से अच्छी तरीके से ये फॉर्मूले याद हो जाएं, इसलिए समझाया जा रहा है। अगला है चेन रूल। कौन सा है, चेन रूल। इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, एक क्वेश्चन आएगा तब ये वाला रूल मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हमें जो ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी हुई है, डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो वो होता है कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स की बात करूँ तो वो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का साइन एक्स, बस साइन चेंज हो जाता है। सर साइन जो है, जो फॉर्मूले आने वाले हैं उसके अंदर किस किस में साइन चेंज होता है वो हम आगे बताएंगे। पहले देख लेते हैं tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x स्क्वायर, और sec x का क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस cosec x स्क्वायर। इन फॉर्मूलों का आप याद कर लीजिएगा कि sin x, cos x, tan x, इनके डिफरेंशिएशन क्या होता है। डायरेक्ट इनसे एमसीक्यू में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बस एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जिसके अंदर माइनस आ रहा है उसको कैसे याद रखेंगे कि किस फॉर्मूले में माइनस आएगा। जिस भी फॉर्मूले का, जिसका भी पूछा जाता है, cos x का पूछा जा रहा है तो इसमें c आ रहा है, जिसके अंदर भी c आने वाला है उसके जो फॉर्मूला होगा उसके आंसर में भी c आएगा। जैसे यहाँ पे cot x है तो इसके अंदर माइनस cos x का स्क्वायर आ रहा है। जैसे यहाँ पर c है तो इसके आंसर में भी c आ रहा है। यहाँ पर cos x के अंदर c है तो इसके आंसर में भी c, यहाँ पर c दिखाई दे रहा है उसके आंसर में भी डिफरेंशिएशन करने के बाद माइनस आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। आगे अब करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है सर कॉस एक्स, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका। चेन रूल इसके अंदर लगेगा। चेन रूल कैसे लगाते हैं सर, एक तो साइन एक्स का तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई, अब जो एक्स स्क्वायर दे रखा है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे सर, एक्स की पावर दे रखी है,
पावर वाले कैसे करते हैं सर, जो पावर दे रखी है उसे बाहर उठाकर फेंक देते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। एक्स पावर 2 थी तो अब 1 होगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखोगे 2x और cos x स्क्वायर किस में दे रखा है सर, 2x और cos x स्क्वायर दे रखा है बी ऑप्शन में, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है x की पावर n का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव का हो या डिफरेंशिएशन का हो एक ही बात है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, वेरिएबल की पावर दे रखी है, कैसे करते हैं सर, जो पावर दे रखी है उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। कौन सा हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला ही है सर, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट MCQ देखते हैं, वो क्या है कि 10x + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 10x का डिफरेंशिएशन हमने अभी पढ़ा था, फॉर्मूलों को मैं कह रहा हूँ याद कर लीजिए, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और उनकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो 10x का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम, होता है क्या, sec x स्क्वायर। क्या होता है सर, sec x स्क्वायर इसका 10x का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर 10x + 4 का निकालना है, तो सबसे पहले 10x का क्या होता है सर, sec x स्क्वायर, यानी sec x क्या है यहाँ पर क्या है सर, x दे रखा है x + 4, तो इसका हो गया। अब चेन रूल इसके अंदर लगेगा, मल्टीप्लाई बाई, अब इसका करना है x + 4 का। x का क्या होता है सर, x का होता है डिफरेंशिएशन 1 और +4 यानी कॉन्स्टेंट है, इसका होता है सर 0। जब इसे लिखेंगे क्या क्या हो जाएगा सर, इसका जो डिफरेंशिएशन वो आएगा sec x + 4, यही आ जाएगा आंसर में। तो कौन से ऑप्शन में सर sec x + 4, वो किस ऑप्शन में सर, एक सेकंड, एक गलती हो गई यहाँ पर, क्या, जो 10x होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, एक सेकंड रुकिए, उसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर स्क्वायर और आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सही। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है डेरिवेटिव निकालना है हमें cot x का, इसका हम जानते हैं, तो क्या होगा cot x का, cot x का होता है -cos x स्क्वायर x, तो यहाँ पर सी दे रखा है तो आंसर में भी सी आएगा, -cos x स्क्वायर x होता है इसका, किस ऑप्शन के अंदर है सर, सी ऑप्शन के अंदर है, तो ये इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बताना है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन x की पावर 2। अब हमेशा याद रखना कि जो x होता है उसका डिफरेंशिएशन भी x ही होता है। क्या, x का डिफरेंशिएशन x ही होता है, x का डिफरेंशिएशन x होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर चेन रूल लगेगा, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा x की पावर 2, ये आ गया सेम के सेम, मल्टीप्लाई बाई, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे होगा सर, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो और एक पावर कम कर दो, ठीक है। तो क्या आया सर, 2x × x की पावर 2, किस ऑप्शन के अंदर है सर, डी ऑप्शन के अंदर है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। चलो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा ऊपर sec x, और sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x, क्या लिख सकते हैं सर, ये लिखा हुआ है sec x, और हम जानते हैं sec x = होता है 1/cos x के, बस यही लगाना है इसके अंदर। तो जब इसे लिखेंगे, इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जब sec x को 1/cos x लिख देते हैं, ठीक है, 1/cos x लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई, अभी जो cosec x है हम इसको लिख सकते हैं 1/sin x, जब 1/sin x लिखेंगे तो 1/अपॉन वाले को ऊपर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा 1/sin x, मल्टीप्लाई बाई जो 10x दे रखा है उसको लिख सकते हैं हम क्या, कि sin x डिवाइडेड बाई cos x को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा cos x, ठीक है सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर cos x से cos x चला जाएगा, sin x से sin x चला जाएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा सर, इस ब्रैकेट के अंदर बचा dy/dx, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 क्या है सर, कांस्टेंट है, और हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि डिफरेंशिएट करना है cos x स्क्वायर + 5 को, और cos x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है सर, वो होता है -sin x, तो यहाँ पर -sin और x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है x स्क्वायर + 5, और इसके अंदर चेन रूल लग रहा है, इसका मतलब अब ये तो हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करो अंदर वाले का। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर 2 का करेंगे तो पावर को उठाकर बाहर फेंक दो, एक पावर कम होगा, कम कर दो तो ये हो जाएगा +5, यानी 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका मतलब किस ऑप्शन के अंदर 2x और -sin x स्क्वायर + 5 दे रखा है, 2x - sin स्क्वायर 5x बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
आगे जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन शुरू करें, इसके फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला कह रहा है कि वेरिएबल की पावर अगर कुछ गिवन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, जो पावर गिवन होती है उसमें एक बढ़ा दो, बस एक नंबर बढ़ा दो, और जो पावर ऊपर लिखी है उसी को नीचे लिख दो। ये होता है एक्स की पावर कुछ भी गिवन हो उसका इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला। और बाद में लिख दो सी क्या है सर, ये कांस्टेंट है, हर आंसर के अंदर ये कांस्टेंट आने वाला है। क्या, हर एक आंसर के अंदर ये कांस्टेंट आएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ऑप्शन में सी तो लिखा होगा, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। क्या होता है सर, वेरिएबल की पावर जब भी दे रखी हो तो ये फॉर्मूला होता है उसका। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं एक्स की पावर लिखा हुआ 3, तो इसका इंटीग्रेशन बताना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, जो पावर होती है उसमें एक नंबर बढ़ा दो। सर एक्स की पावर है 3, जब एक नंबर बढ़ाऊंगा वो हो जाएगा 3 + 1, जो पावर ऊपर लिखी हो उसे ही नीचे लिख दो। ठीक है सर, लिख दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 + 1 4, जो पावर ऊपर है वो ही नीचे लिख दो, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। आगे और फॉर्मूलों को देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। dx का मतलब है 1 × dx, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 1 का इंटीग्रेशन होता है क्या, x। क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जो डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं हम x का, क्या होता था सर, x का डिफरेंशिएशन होता था 1। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं 1 का इंटीग्रेशन, ये उसका उल्टा है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। अब ये आपको याद रखना है, ये वाली चीज़ है, फॉर्म जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज़ होंगे। अब इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करेंगे, उनका इंटीग्रेशन बताना। जैसे cos x का हो जाएगा sin x का हो जाएगा -cos x, और sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, और cos x स्क्वायर x का हो जाएगा -cot x, और sec x × tan x का हो जाएगा sec x, और cos x × cot x का हो जाएगा -cosec x। अब इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। रेट कर सकते हो आप इनके डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलों से। जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था बस उसी का अपोजिट है इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं अब कुछ। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बताना है, किसका इंटीग्रेशन बताना है, 1 × dx, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, अभी बताया सर x होता है। तो कौन सा ऑप्शन है सर, ए ऑप्शन हो जाएगा। और k क्या सर, ये +c लिखा हुआ है ना, वही कांस्टेंट है, यहाँ पर k से डिनोट कर दिया, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंटीग्रेशन क्या बताना है सर, इंटीग्रेशन बताना है सर हमें 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले इसे लिख देते हैं। और √x को हम क्या लिख सकते हैं सर, √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। जब इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं सर, इसे फर्दर लिख सकते हैं x की पावर 1/2 को सर ऊपर ले जाते हैं। जब पावर ऊपर लेके जाते हैं तो सर पावर हो जाती है निगेटिव में। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पावर वाला बन गया सर। वेरिएबल की पावर वाले को कैसे सॉल्व करते हैं सर, जो भी पावर दे रखी है सर उसमें एक ऐड कर दो। 1/2 पावर दे रखी है सर, इसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं, और जो ऊपर पावर होती है उसी को सर हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है सर, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे x की पावर -1/2 + 1 है, यानी एक में से आधा जब हटाएंगे तो आधा ही बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तब जो पावर ऊपर है उसको नीचे लिख दो। ठीक है सर, उसको नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, x की पावर 1/2, सर x की पावर 1/2 को हम ले सकते हैं √x, और नीचे दे रखा है 1/2, और जब सर इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × √x। किस ऑप्शन के अंदर है, +k कांस्टेंट है, तो 2√x सर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x² + x + 1, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। वेरिएबल वाला है तो सर x की पावर जो दे रखी है सर उसमें एक पावर ऐड कर दो। इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर ऐड करते हैं, और जब पावर ऐड करेंगे 2 + 1, और जो सर पावर ऊपर लिखी है उसे नीचे लिख दो। प्लस x का करेंगे सर, x में एक पावर जोड़ दो, 1 है तो 1 + 1, जो पावर ऊपर है उसे नीचे कर दो, 1 + 1 + 1 का करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो सर क्या आता है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर x आएगा। जब इसे फर्दर नीचे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 + 1 यानी कि 3, नीचे भी 3 आ जाएगा, प्लस x की पावर 1 + 1 हो जाएगा 2, और नीचे भी 2 आ जाएगा, और प्लस x। कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताना है इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है सर, -cos x। क्या होता है सर, -cos x। और यहाँ पर ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने काफ़ी अच्छे MCQ क्वेश्चंस कराए फॉर्मूले के साथ, तो फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये वीडियो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और एक मोटिवेशन सारी हो जाए कि किसी ने कहा था कि
जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।